हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्लासेस को देख रहे हैं। तो गाइज, हमने पिछली क्लास में 13 अप्रैल का पेपर हम कर रहे थे, शिफ्ट 3 हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ 2-3 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर आज टाइम रहता है हमारे पास, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि हम नेक्स्ट डे यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट से जुट जाओ, कॉपी पेन ले आओ और प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आज ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप हमको टेलीग्राम, अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस वहाँ पे आप शेयर होती है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। सारी वीडियोस पे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। आपके वो कमेंट से भी मैं गो थ्रू करता हूँ, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक, अपने आंसर्स, कुछ भी डिस्कस आपने करना है तो आप वहाँ पे अच्छे से कर पाओ। तो आप बिल्कुल, है ना, बेझिझक होके वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने शायद 2 दिन बोला, बट हम यहाँ पे 15-16 क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेरे को स्लाइड से रिकॉल हुआ, तो ये और ही अच्छी बात है। फिर तो आज हम डेफिनेटली नया डे की कुछ शुरुआत यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो इट इज ग्रेट ग्रेट न्यूज, है ना। तो मेरे बच्चे, ये क्या एनालॉगी का सवाल है, जहाँ पे 756 से रिलेटेड है। कुछ बच्चों को गुना 8 दिख रहा होगा, और 11 से इंटू 8 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इतना इजी भी ये सवाल नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे बच्चे, 7 इंटू 8 का दो रीजन हो सकता है, कि एक तो 7, और एक फिर हमने क्या कर दिया, 7+1 कर दिया, है ना। अब इसी को देखो, अगर मेरे को ऐसे ही करना है तो एक 11 और 11+1 करके मैं इस चीज को देख सकता हूँ। तो 11 इंटू 11+1 यानी 11 इंटू 12 यानी 132 आंसर हो जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है, वो ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर मैं अब इसी को ही अच्छे से चेकआउट करूं, तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ये 7² + 7 है, यानी एक नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो उसका स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे 11 है, तो ये 11² + 11। तो ये ऐसे भी आप इसको रिकॉल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से भी आंसर देखो, सबसे सेम ही आंसर बनेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये 7 था, तो ये वाला नंबर 8² माइनस, मतलब उसके अगले नंबर में से एक कम से रिलेट हो रहा है। 8² - 8 है। तो इधर 11 था, तो इसको आप 12² - 12 भी लिख सकते हो। अब इससे भी देखो 132 आंसर बन रहा है। क्या ये बात सही हुई। तो सवाल एक, तरीके अनेक। आप कोई भी तरीका, ए बी सी, इनमें से कोई भी यूज करो, बट आपको माइंड में आने, ये नंबर देख के तीनों तरीके आने चाहिए कि इसको हमने कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा ये आंसर निकालने के कितने सारे तरीके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, वेन डायग्राम बनाना है, ह्यूमन, टीचर, क्लर्क और पियोन। तो देखो, मानव के अंदर सारे ही आएंगे, तो ह्यूमन के अंदर एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस यही आंसर है। बाकी किसी में तो ऐसे है ही नहीं, वैसे तो होगा नहीं ना कि कुछ लोग ह्यूमन में आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। तो ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर आपके टीचर्स, आपके क्लर्क, पियोन, इनफैक्ट सारे इंसान आएंगे, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। दो यहाँ पे हमको डाइस गिवन है, जिनके अलग अलग फलकों पे 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित की हैं। हमको ये बताना है 4 के ऑपोजिट क्या होगा। तो हमने ये केस पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे, अगर आप सबको याद हो, कि अगर एक डाइस की दो थ्रोज है, एक ही डाइस को दो बार फेंका हुआ और उसकी दो फोटोज यहाँ पे दिखा रखी हैं, तो 2 और 3, अगर दो फलक, दो फेस सेम हो, अगर दो फलक सेम हो, तो जो बची हुई साइड्स होती हैं, बची हुई फेसेस होती हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट आती है। तो यहाँ पे 4 के ऑपोजिट 5 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 और 3 वो पूछेगा तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि 2 के ऑपोजिट 1 है या 6 है, या तो ऑप्शन में होगा 1 और 6, वो अलग बात है। तो वो आपको यूजली रिमेनिंग वाली फेस के बारे में ही पूछेगा। तो जब दो कॉमन होते हैं, तो जो एक बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो 4 के ऑपोजिट 5 है, तो 1 हैविंग 4, तो 4 के ऑपोजिट
5 हो जाएगा, दैट इज 18 का आंसर हमारा 2 ऑप्शन हो जाएगा। एंड अभी तक मेरे ख्याल से तीनों सवाल काफी इजी थे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आपने बड़े आराम से बड़े आसानी से कर पाए होंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलें, एक बार बताओ। ठीक है, चलो जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी बच्चे इस सवाल को देख के सोचने लगे अरे क्वांट अब रीजनिंग में आने लग गई है या क्या सिचुएशन है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ मिथाली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वुमेन्स नेशनल सीरीज वाज 45। एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है, कितने रन मारे प्रति मैच। एक औसत हम निकाल लेते हैं कि लगभग इतने रन हर मैच में, जितने भी मैच खेलेंगे उन्होंने है ना स्कोर किए, बनाए। फिर अगले 10 मैचों में एक कोई सीरीज थी, उन्होंने क्या किया, 500 रन बनाए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय हर टिल डेट। अभी तक उसने कितने टोटल मैच खेले थे अगर उनका पूरा औसत 47.5 हो गया। देखो अभी आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा होगा, तो हमको क्या गिवन है बच्चे, एक क्वांटिटी जो एक्स इनिंग्स मान लो में एवरेज 45 था, अगले 10 मैचों में 500 रन मारे, है ना, 10 मैचों में 500 रन स्कोर किए, तो एवरेज कितना आ गया, 500 बाय 10 टोटल अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, तो 50, यानी अगली 10 इनिंग्स में 50 रन स्कोर किए। और इन दोनों को मिला के, पहले वाले और बाद वाले को मिला के जो नेट एवरेज था वो 47.5 आ गया। तो यहां से हमें पता लग जाता है, जब हम मिक्सचर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ एलिगेशन लगाते हैं कि 50 में से 47.5 जाएगा तो ये भी 2.5, और ये 47.5 में से 45 जाएगा ये भी 2.5, यानी ये हमारा 1:1 हो गया, है ना। यानी जो इनकी मैचेस का रेशो है 45 एवरेज वाला और 50 रेशियो वाला, 50 एवरेज वाला, वो 1:1 है। तो ये 1 की वैल्यू तो 10 हमको गिवन थी कि 10 मैच में इतने रन मारे, तो ये x का वैल्यू भी 1 यूनिट है, यानी x भी 10 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 10 नहीं है, नहीं तो बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, वहां 10 ही मार्क कर देते हैं। हमको उन्होंने टिल डेट पूछा है, टिल डेट मतलब ये सारे मैच, यानी x प्लस 10, तो x का वैल्यू 10 था प्लस ये वाले 10, तो टोटल हमारे हो गए 20। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 इनिंग्स की। अभी तक उनको 20 इनिंग्स हो गए हैं और उनका नेट एवरेज 47.5 है। पहले 10 मैचों में 45 का एवरेज था, बाद के 10 मैचों में 500 के हिसाब से आपने देखा कि 50 का एवरेज आया। ठीक है, प्रॉपर मैथ्स वाले तरीके से करना चाहते हो कि एक्स इनिंग्स लेके करना है, वो भी कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा टाइम आपका उसमें लग जाएगा। और आई होप कि आपको अगर ये वाला मेथड सीखना है, अगर आपने एलिगेशन में पढ़ा है, तो वो मेथड आपको पहले आना चाहिए, जिसको हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। उससे ही हमारी एलिगेशन का बेस प्रिंसिपल बनता है। वो सीख के ये पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप कमेंट में बताओ, किसी एक क्लास के एंड में मैं आपको बिल्कुल वो है ना कि कैसे ये डिराइव हुआ एलिगेशन, हम वो चीज वहां पे देख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमको ये पता है कि ये चीज आई कैसे, बट हम प्रैक्टिस के टाइम बस फास्ट अप्रोच सीखें, एलिगेशन सीखें, तो फिर आप उसको समझ के कर पाओगे। क्योंकि एक टॉपिक है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है, बट हमको वहां पे परेशान किसी भी हालत में नहीं होना है ना, कोई भी सिचुएशन हो। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द फिगर अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस। तो एक हमको सीरीज भी यहाँ पे बतानी है कि अगला कौन सा आएगा। तो इसमें देखो एरो सबसे आसान लग रहा है, इधर आया फिर इधर आया, यानी ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एक है ना यहाँ भी चक्कर मार रहा है। तो फिर अब इधर आएगा, तो अब अगली बारी नीचे आना चाहिए और इस तरफ फेस होना चाहिए, है ना। अब जब इस तरफ फेस होना चाहिए मेरे बच्चे, तो वो या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है। इसमें उल्टे डायरेक्शन में है, इसमें भी उल्टे में है, तो ये नहीं होगा। अब दोनों में सर्किल का मैं चेक कर लूं। सर्किल देखो इसमें इधर आ रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर इधर आया, फिर इधर आया, तो इस वाले में ऊपर इधर कहीं आएगा, क्योंकि एक एक ये भी मूव कर रहे हैं सर्किल ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जब ऊपर में चेक करो तो इसमें तो नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे बन के आ रहा है और हमको इसी के अकॉर्डिंग तो मार्क करना था। यही तो हमको बस देखना था कि कैसे सारी फिगर्स रोटेट हो रही है। कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैं दूसरे फिगर से करता, तो यार देखो जिसमें हमको कंफ्यूजन हो रही थी, ये वाली चीज दोनों में सेम ही थी, एनी हो।
तो बेटर है कि जो चीज सेम नहीं है पहले उसको देख लो, ठीक है, क्योंकि जो सेम है वो तो घूम फिर के सेम ही आएगा, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है ना, इस बार टीसीएस ने एसएससी में आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस सवाल में पढ़ने में गलती करी है, आप सब उसको नहीं करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, पर इस फिगर को नहीं टर्न करना। बहुत बच्चों ने क्या किया कि इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, फिर इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया है और आंसर मार्क कर दिए, या अगर ऑप्शन नहीं मिला तो ये सोच लिया सवाल गलत है। पर उसने ये नहीं कहा कि ये जो ये फोटो है इसको रोटेट करो, उसने कहा कौन सी ऑप्शन की फिगर को हम 180 डिग्री रोटेट करें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा एक तरीका देखता हूं कि इसमें एक एरो ऐसे बना लो, यानी जहां भी ये दो शेप आपको लग रहा है ना कि ये पॉइंट करना आसान है, ठीक है, तो वहां पे एक एरो बना लो। अब क्या कर रहा है कि कोई एक फिगर को उसने घुमाया है 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये चीज आई होगी। अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, देखो सोचो 180 डिग्री अगर ऐसे घुमाया कोई चीज थी, ठीक है, और फिर वापस 45 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज में, तो नेट यही हुआ होगा ना कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा होगा, है ना। नेट यही हुआ होगा कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा होगा। मतलब ये जो हमारा एरो आया, अगर मैं अभी रेस करूं, ये जो हमारा एरो आया, ये किसी चीज को 125 है ना, वो सॉरी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे आया होगा। यानी 100 अगर आपको ये देखना है कि 35 क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो कहां से घूम सकता है, कौन सी सिचुएशन से घूम सकता है। आप कहोगे कि सर पहले तो 90 डिग्री लेके आते हैं, कुछ ऐसे, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप कहोगे कि सर हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको पहली फिगर ढूंढनी है ना, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम के आया था तो हम उल्टा जाएंगे और फिर उसमें 135 यानी कुछ ऐसे, यानी जो भी आंसर फिगर होगा उसमें हमको जो ये एरो है वो सीधा इस तरफ डायरेक्शन में दिखना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो, इसमें ये एरो इस तरफ आ रहा है, इसमें जो ये गैप है ये लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये एरो इन दोनों के बीच में हमने बनाया था ना, इधर जा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो कौन सा आंसर है, हमको ये लाइन चाहिए थी ना, तो ये यहाँ पे फर्स्ट में आ रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप चाहे वैसे ही सोच लो कि अगर 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नेट आपका ये फिगर बन के आ जाएगा। अब ये एक्चुअली क्या है, दिखने में काफी सेम लग रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही करना था, बट हमको वहां पे रोटेशन देखनी पड़ेगी बड़े आराम से, बड़े प्यार से, तभी ये आप आंसर है ना करेक्ट वे में कर पाओगे। तो इस चीज का कृपया करके ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल सिंपल लग रहा है बट एरोज वहां पे, अब आप कहोगे कि सर देखो, ये भी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि सर वहां स्क्रीन पे हम कैसे करेंगे कि वहां पे तो सिचुएशन ऐसे नहीं है। तो यार आपने ये फिगर को ना पूरी फिगर नहीं सोचना, तभी तो कह रहा हूँ कॉपी में एरो बनाओ ना, अगर कॉपी में करना चाह रहे हो कि नेट 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना था कोई एक ऑप्शन को, 135 डिग्री घुमा के ऐसे आया तो यानी वो पहले इस तरफ होगा, और वो अच्छा चलो इसी ऑप्शन में आ रहा है, बस एरो ही तो देखना है, वो पूरी फिगर का काम ही खत्म हो गया, तो हम वहां से उसको जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीरीज एक श्रृंखला गिवन है, हमको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ढूंढना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस सवाल में है ना वहाँ पे आसान होते हुए शायद अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा ली, बट मेरा वही कहना है कि अगेन आप बड़े नंबर्स को टारगेट करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि 7 से 11 जाने के, 11 से 14 जाने के बहुत तरीके हैं, बट 29 से 55 जाना है ना, तो एक ही चीज दिखती है कि इंटू 2 - 3 कर दें या कुछ इसमें प्लस कर दें, है ना, या इसमें 26 प्लस कर दें, तो इन दो में से कोई एक तरीका है। अब 25 से 29 जाने के लिए मुझे +4 दिखा, ठीक है।
अब 14 से 25 जाने के लिए क्या फिर से मेरे को इंटू 2 - 3 दिख रहा है क्या, कि 14 गुना 2 28 में से 3 घटे। अब जब मेरे को पता चला ऑल्टरनेट, तो मुझे 7 से 11 भी दिख गया, इंटू 2 - 3 है। और इससे मुझे क्या नजर आया कि 11 से 14 तो +3 है। तो ये नहीं हो रहा कि ऊपर इंटू 2 - 3 इंटू 2 - 3 था, तो नीचे वाला जो मैं गैप्स देख रहा हूँ वो +4 होगा, सब में नहीं है। यहाँ पे पहले 3 का गैप था, ठीक है, इधर +4 का गैप था, तो इधर अब +5 की बारी है ना। तो 55 + 5 दैट इज 60। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में 60 आंसर हो जाएगा। आप उसको वहां पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसी से बस ये सवाल करना था। बहुत बच्चे वहां पे गैप्स लेके कंफ्यूज हो गए कि 7 और 11 में 4 का गैप है, फिर 3 का गैप है। अब देखो छोटे नंबर्स को पिक करोगे ना तो ज्यादा चीजें दिखाई देंगी और वो मुश्किल करेंगी। तो जितना बड़े नंबर से प्ले कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात की, ठीक है। तो वहां घबराना नहीं है, बड़े नंबर्स को लेके सॉल्व करना है, उसी से हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। आगे करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एनालॉगी के सवाल करना है। मेरे ख्याल से आपको अपने सर का नाम हमेशा याद रहता ही है, और उसी से आप इसको भी याद रख सकते हो, है ना। एक सेकंड दीजिएगा, है ना। आपके सर का नाम एच और एस है, और ये ऑपोजिट पेयर है, रिवर्स कोड्स है, और वो यहाँ पे मेरे को दिखाई दिए एच और एस, एक बार चेक करो। सी और एक्स क्रैक्स हम सबने बचपन में खाए होंगे, वहां से मैंने ये आपको याद रखने को कहा था। तो रिवर्स कोड्स दिख रहे हैं, तो डी का रिवर्स कोड DW, डेविड वार्नर, और प्लेइंग कार्ड से ताश से जैक और क्वीन हमको चेक करना था। क्यू और डब्ल्यू आते ही ऑलमोस्ट हमें पता लग गया आंसर ये है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में नहीं है। बट कई बार नहीं तसल्ली हो रही तो पहला वर्ड भी आप चेक कर लो, इसमें ऑपोजिट कोडिंग नहीं हो रही। बट -4 तो दिख रहा है ना कि 11 से 7 हुआ, तो यहाँ भी 20 में से -4 कर दो, तो 20 में से -4 करोगे पी आंसर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, और फिर हमारी रिवर्स कोडिंग चल रही है, ठीक है। तो इसी से बस हमको ये क्वेश्चन को करना था, इससे ज्यादा को टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है जी। चले आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 24, तो अगेन सीरीज का सवाल है, अल्फाबेट सीरीज का। आसान सा ही क्वेश्चन था ये भी। अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर देखो, वहां पे बहुत बच्चे लिख के करेंगे, ये मैं आपको बार बार गारंटी दे रहा हूँ। मैं लिटरली कितनी क्लासेस में कोशिश कर चुका हूँ कि आपको ऑलमोस्ट याद हो जाए। अगर आपको एक टॉप एस्पायरेंट बनना है, रीजनिंग में गुड स्कोर करना है, तो आपको अल्फाबेट्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। इजोटी सिफ्लोरेक्स पे वो बच्चे लिखते हैं जो बस कुछ टाइम के लिए रीजनिंग पढ़ने का सोचते हैं कि एक बार पढ़ा हो गया। अब आपके टीयर 2 में भी आनी है, आपको प्रो लेवल जिसको कहते हैं कि उस पर तैयारी करनी है, तो प्लीज अभी भी टाइम थोड़ा सा लगा लो, याद हो जाएंगे। 5-6 चैप्टर्स हैं जो आपके पेपर 15 में से 5-6 सवालों में कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के, एनालॉगी के, क्लासिफिकेशन के, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर के, अल्फाबेट्स वाले सवाल आते हैं। आपको वहां पे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर याद रहेंगे तो आपको बार बार कॉपी से नहीं चेक करना पड़ेगा। तो इनको कृपया करके याद कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 4, 8, 12, 16 सब में +4 हो रहा है, तो यहाँ पे 20, तो 20 से टी यानी एक ऑप्शन को नमस्ते बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, तो 10 से 4 या तो मैं प्लस में जाऊं, है ना, कि 16 और 4 20 से देखो, या -6 सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि 4 से 24, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, डी को 26 + 4 भी तो लिख सकते हैं। तो 30 से 24 गया यानी -6 हो रहा है। तो पहले वाली टर्म्स में +4 हो रहा था, दूसरे में -6 हो रहा है। तो 24 से 18 और 18 से 6 करके 12, तो 12 से हमारा लेटर आएगा एल, है ना। तो इसका नंबर आ गया 12, ये -6 चल रहा है। अब जैसे ये एल आया तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है, R 18 र की आवाज आती है ना, ठीक है। फिर 26, तो +8 हो रहा है, फिर 26 में 8 16,
तो यहाँ पे 24 आएगा, 24 का मतलब x आएगा, और वो दोनों ऑप्शन में ही था, तो एनी हाउ हम चेक करें ना करें एक ही बात थी। अब +4 -6 +8 पूरा फ्लो से पता लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि -10 होगा, और वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये 26 था, ये 16 है, तो अब 16 में से 10 गए, ये 6 है, फिर 10 गए 22 है, अब 22 में से फिर से 10 घटाओगे तो 12 आएगा, और 12 पे एल आएगा, TL XL, है ना, तो ये XM कैंसिल हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको पता लग गया कि ये आपका करेक्ट आंसर है, और इससे आपको मार्क करना है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होगा कि थोड़ी सी मेहनत करवाएगा सवालों में, बट ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको मुश्किल में नहीं काउंट करोगे, तो मेक श्योर करना, है ना, कि इसको आप अच्छे तरीके से देख लो। 25th क्वेश्चन। बहुत बच्चे इस सवाल को अगेन परेशान हुए थे कि सर लेंदी पेपर आ गया, हमारी वाली शिफ्ट बहुत टफ थी, बट बच्चे बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं सवाल को करने का, आई नो, मैंने खुद पेपर्स दिए हैं, ठीक है, प्रेशर मतलब हर बच्चे का अलग लेवल पे होता है, पर आपको वहां पे शांत रह के सोचना, है ना, एकदम से सवाल करने से बेटर है कि 2 सेकंड 3 सेकंड लगा के सोच लो, है ना, मतलब वो 2-3 मिनट पेपर में एक्स्ट्रा लगा लोगे तो टाइम बहुत बच जाएगा। और ये सवाल भी कुछ उसी टाइप का था कि अगर आपने थोड़ा सोचा होता तो आपका आंसर बेटर बन सकता था। कैसे? देखो, मैं पहले आपको ट्रेडिशनल तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आप पेपर में प्रेशर में करते हैं, वर्सेस आप कैसे आगे से ध्यान रखोगे और कर सकते हो, ठीक है ना। तो हाउ विल लॉस्ट ड्रिंक्स, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है कि क्या ये शब्द यहाँ पे गिवन है, तो ड्रिंक्स यहाँ गिवन है, लॉस्ट यहाँ गिवन है, तो हम कोशिश करते हैं कि इनका आंसर निकालें, इनका वर्ड ढूंढें और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करें। तो हम कॉमन वर्ड्स देखने लगते हैं, तो हम कॉमन वर्ड जैसे देखने लगेंगे तो हमको फर्स्ट दो में हेयर और हेयर कॉमन दिखाई दिया, एक बार चेक कर लो। कूल ड्रिंक्स अवेलेबल और अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स लॉस्ट, और दूसरा वर्ड हमको अवेलेबल कॉमन दिखाई दिया। इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हमको चाहिए था, बट इससे ये होगा कि हमारे दो ऑप्शन कट जाएंगे। तो अवेलेबल हेयर और अवेलेबल हेयर इन दोनों में कॉमन था। वर्ड ऊपर वाले में और नीचे वाले में कौन से आपको कॉमन दिख रहे हैं? एक तो JU के, आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा, एक BHU, है ना। तो अवेलेबल हेयर के साथ ये दो वर्ड आए, यानी मुझे ये पता लग गया कि देखो BHU आंसर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने को तो लॉस्ट और ड्रिंक्स चाहिए ना कि अवेलेबल और हेयर, तो BHU नहीं हो सकता और JUK भी नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब और अगर मैं सर्च करने जाऊं कि और क्या चीज कॉमन है, अगर मैं सेकंड और थर्ड में देखता हूं तो ऑब्जेक्ट्स वर्ड जो है मुझे कॉमन दिखाई देता है, बी कूल सर्च, और इन दोनों में देख रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ आया तो इन दोनों में खाली ऑब्जेक्ट्स कॉमन है। और कोड कौन सा कॉमन आ रहा है इन दोनों में? नट, NUT, मैंने ट्राइंगल शेप से बना दिया और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो नट भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का वो तो कोड है, तो नट भी यहाँ पे कैंसिल, और इससे आप ये आंसर मार्क करके आओगे। ये एक सिंपल ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम सब करते हैं, और ऐसे ही करना चाहिए। ये भी कर रहे हो अगर ऐसे, तो आप टाइम ही बचा रहे हो, है ना। बस वो कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है कि आपने कौन सी दो लाइनों से शुरू किया, तो वहां पे एग्जैक्ट ढूंढने मत लगना, कोशिश करना कि आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना, उससे आपकी बात बन जाएगी। दूसरा तरीका देखो क्या होता है कि लॉस्ट ड्रिंक्स चाहिए, करना एलिमिनेशन ही है, पर थोड़ा सा दिमाग थोड़ा तेजी से लगाना है। कैसे? जैसे जुक और गैन, जैसे ये वर्ड है, क्या ये किसी ऑप्शन में दोनों सिचुएशन दोनों वर्ड आ रहे हैं? तो ये यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे, GAN और JUK। क्या यहाँ पे लॉस्ट और ड्रिंक्स दोनों है क्या? लॉस्ट और ड्रिंक्स दोनों है क्या? क्योंकि अगर ये आंसर हमारा करेक्ट होता लॉस्ट और ड्रिंक्स के लिए, तो ये दोनों वर्ड होते। तो लॉस्ट तो है, ड्रिंक्स नहीं है, तो इन दोनों में से हो सकता है कोई एक वर्ड सही है, एक नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, या दोनों ही गलत हो, क्योंकि ये एक शब्द दोनों में नहीं आ सकते थे। ऐसी LOP और BHU, क्या ये किसी लाइन में एक साथ आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल पहले वाली में आ रहे हैं, LOP और BHU। अब देखो, क्या इस लाइन में लॉस्ट और ड्रिंक्स के दोनों वर्ड आ रहे हैं? तो नहीं सर, इसमें बट ड्रिंक्स आ रहा है, लॉस्ट तो इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों आंसर में कैसे आ सकते हैं अगर लॉस्ट वर्ड ऊपर नहीं है? तो ये कैंसिल हो गया।
NUT और JN क्या ये कहीं पे आ रहे हैं? अगर आप सर्च करने को जाओ कि NUT और JAN क्या ये किसी में आ रहे हैं? देखो अब यहाँ पे NUT और ये GAN, ये वाला तो हम पहले कट कर चुके थे मेरे बच्चे, क्योंकि अगर इसमें आंसर आना होता है ना, तो ड्रिंक्स वर्ड होता, वो इसमें नहीं है, तो इसको बोलो बाय बाय। ठीक है, इसको बोलो बाय बाय। अब हमारा आंसर यहाँ से एक ही बचा एलिमिनेशन से, दैट इज GANLOP, और वो वर्ड भी देखो अलग अलग में है, किसी एक लाइन में कभी भी साथ होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर साथ होते तो हमारे लिए ऑप्शन पिक करना और इजी हो जाता। तो हमें इसी अप्रोच से पेपर में कई बारी सोचना पड़ेगा। कई बारी जैसे पहले बताया 99% 95% हम उसी वजह से सोचते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी ऐसे सोचना पड़ जाए तो आप एग्जाम रेडी रहोगे, आप ये नहीं कहोगे कि अरे सर ये तो हमारे दिमाग में वहां पे आई ही नहीं थी बात। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलो, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट डे की ओर मूव करते हैं बिना वेट किए, क्योंकि आपका एग्जाम पास आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट्स कवर कर लें या ऑलमोस्ट सारे ही कर लें। तो हम नेक्स्ट डे जिस दिन एग्जाम हुआ, जो पेपर्स अवेलेबल हैं, 18 अप्रैल का पेपर था, तो शिफ्ट 1 दैट इज 9 AM पे जो ये पेपर था, इसकी हम शुरुआत यहाँ करने जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको भी कनेक्ट करोगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो जी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कोड 6218 मीन लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, 8217 का मतलब है कंप्यूटर इज अ मशीन। अब देखो मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी, तो यहाँ पे नए शब्द आए हैं, मशीन वर्ड पहले यूज हुआ था, ठीक है, बट मेक्स नया वर्ड है, आर नया वर्ड है, लाइफ नया वर्ड है, तो यानी कुछ ऐसे कोड्स हैं जो ऊपर से डिराइव हो रहे हैं, मतलब नया बन सकता है, हमको पता लग रहा है। और यहाँ तो सबसे इजी चीज ही हो रही है ना, कि अगर वो लिख रहा है लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, तो सबसे इजी तो हमारे दिमाग में आता है कि इन सबके जितने अल्फाबेट हैं क्या वही तो नहीं लिख दिए, क्योंकि चार ही अल्फाबेट थे, चार ही वर्ड थे, तो ऊपर चार ही नंबर हैं, 6 2 1 8, तो इन्हें मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हैं, इन्हें काउंट किया तो 1 2 यहाँ 2 है, ये इकलौता है तो ये भी इकलौते दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, नंबर ऑफ लेटर्स है ना, जितने अक्षर है उतना वो नंबर लिखा जा रहा है। तो अब हमको क्या लिखना था, मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी, तो आर हमारे लिए इजी है देखना सबसे ज्यादा, 3, ये 4, ये 4, तो 3 4 4 एक ही ऑप्शन में थे, ये करेक्ट है। ये गिनना चाहो तो ये भी गिन लो, मशीन का 7 आएगा, ऊपर कर ही चुके हैं, मेक्स का 5 आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 75344, और इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसको मार्क करना था। ठीक है बच्चे, क्या ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये एक डाइस का सवाल आया है, जहाँ पे अलग अलग फेसेस पे DDEEFF लिखे हुए हैं। हाँ, बस डिफरेंस क्या है कि एक बड़ा डी, एक छोटा डी, एक कैपिटल ई, एक स्मॉल ई, उसमें में लिखा है। हमको ये बताना है डी के ऑपोजिट कौन आएगा। तो अगर हम नोटिस करें तो इन दोनों में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल और स्मॉल सेम नहीं होते अगर ऐसे दे रखे हैं। इन दोनों में छोटे वाला ई कॉमन है, बस एक फेस कॉमन है। ठीक है, जब एक फेस कॉमन होता है तो हमने क्या सीखा है कि कॉमन फेस से क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में गोल घूमना शुरू करो और उन्हें लिख लो। तो पहले वाले डाइस से ई के बाद डी के बाद एफ, दूसरे वाले डायग्राम में छोटे ई के बाद छोटू एफ और उसके बाद छोटू डी, है ना, और ये एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने होंगे। तो हमें कैपिटल डी के ऑपोजिट पूछा है, तो छोटा एफ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमको स्मॉल डी पूछते तो हम ये मार्क कर देते, ई पूछते तो कैपिटल ई रह गया, तो ई के ऑपोजिट ई था, डी और एफ कैपिटल और स्मॉल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो
आशा कर रहा हूँ कि आप इस चीज का ध्यान रखोगे, इस तरीके से मार्क करोगे। ठीक है, आगे चले। चलिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। 9 एम्प्लॉयज, 9 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ऑल आर फेसिंग ईस्ट। अब देखो यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है आप इसको पढ़ो मेरे साथ साथ, और यहाँ पे एक चीज समझो कि जो भी उसने सवाल पूछा उसमें साउथ नॉर्थ ईस्ट का कोई रोल है ही नहीं। लेफ्ट राइट का रोल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हो भी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम सब, या बहुत जगह मैंने देखा है बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये ऑर्डर को ऐसे ही बनाने लगते हैं कि के भैया सपोज यहाँ है, फिर एल भैया इसका राइट है तो इस तरफ देख रहे हैं। हम ये गलती प्लीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्शन सेंस पढ़ा है, हमको कंपास घुमाना आता है, तो हम ये सोच लेंगे हमारे लिए तो भाई ईस्ट सामने ही है। ठीक है, हमारे लिए नॉर्थ इधर है, कोई बात नहीं, साउथ इधर है, कोई बात नहीं, वेस्ट नीचे है, कोई बात नहीं, कि अगर वो नॉर्थ की तरफ गए तो लेफ्ट की तरफ लेना है, बाएं की तरफ लेना है, वो हम ले लेंगे। और अगर साउथ बोलता दक्षिण बोलता तो दाएं की तरफ लेना है, वो भी हम देख लेंगे। तो ईस्ट हमने सामने ही रख लिया अपने। ठीक है, लेफ्ट बायां और राइट दायां आराम से सेम, सब कुछ सेम रहेगा जैसे बनाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, क्या निकालना है कि कौन सी चीज सही नहीं है। तो आपको हो सकता है काफी डायग्राम बनाना पड़े, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट आपको जब तक पूरा नहीं बनेगा या ऑलमोस्ट नहीं बनेगा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। ओ जो है एम के थर्ड राइट पे है, या ओ जो है एम के तीसरे दाएं स्थान पर है। तो एम से तीसरा स्थान अगर मैं बताऊं तो ऐसे हो गया, एक बार देखो। ठीक है, अब जब मैंने इतना बनाया, ठीक है, तो मेरा मन किया कि एक बार ऑप्शन पे नजर तो डाले। ठीक है, तो ऑप्शन पे मेरे को नजर आया कि अरे भाई है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पे जरा ये ऑप्शन तो पढ़ो कि एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अगर एम के थर्ड टू द राइट पे ओ था तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट पे एम होना चाहिए ना, 1 2 3। तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, यही तो हमको बताना था, और यही हमारा आंसर है। अब देखो, अगर आप अवेयर हो, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, आप वहां पे शांति से कर रहे हो, तो आप इस चीज को साथ के साथ ही देख के एक ही लाइन से, ठीक है ना, कि ओ एम के थर्ड राइट पे है तो एम ओ के थर्ड लेफ्ट पे होगा। यही तो बात है ना, अगर ओ एम के थर्ड राइट पे है तो एम ओ के थर्ड लेफ्ट पे होगा। और यहाँ पे तो एल बोल रखा है, तो ये नॉट ट्रू है, ये गलत है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, पर चलो, मैं ऐसे भी सोचता हूँ कि जस्ट इन केस आप ये सोच नहीं पाए और आप पूरा सवाल बना रहे हो, तो अरेंजमेंट कैसे बनेगा हम एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अभी तक हमको पी का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, ये भी हमें नहीं पता। एन इज फोर टू द राइट ऑफ एम, तो एन जो है, अगर एम ऐसे बैठा है तो इसके फोर्थ राइट पे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, एन यहाँ पे आ गया। पी इज राइट ऑफ एन, तो पी यहाँ पे आ गया। हमको बोला गया था क्यू इज बिटवीन एस एंड पी, यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है ना, तो क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, सॉरी मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था, तो क्यू पी और एस के बीच में इधर ही आएगा, क्योंकि इधर तो जगह बची नहीं। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, और क्या कह रहा था, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो के जो है पी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, यही तो कहा उसने। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ डाटा रह गया हुआ तो वो यहाँ पे पुट इन कर लेंगे। O इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, बिल्कुल सही है। K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ये बिल्कुल सही बना है। Q इज बिटवीन P एंड S, ये बिल्कुल ठीक है। N इज फोर टू द राइट ऑफ M, ये भी बिल्कुल ठीक है। P इज राइट ऑफ N, ये भी ठीक है। R इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ O, तो R भैया रह गए थे, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो R इधर हो जाएगा इसके लेफ्ट पे, ओके है ना, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। और देखो ईस्ट से बचने का कितना बढ़िया तरीका है कि सामने ईस्ट मान लिया, लेफ्ट राइट कितना इजी हो गया। आप ऐसे कर रहे होते सब ऐसे, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पीछे ना रहो, कि आप सब ऐसे मूव करके देखते रहते हो लेफ्ट राइट। अगर सामने बनाया है तो आपको स्क्रीन पे डिविएट भी नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो आर और एस क्या कॉर्नर पे बैठे हैं, अगर अब मैं चेक करूंगा तो हाँ जी बिल्कुल बैठे हैं, ये तो सही है ना, तो यानी आंसर गलत है।
Q is sitting 4 to the right of K, K के फोर्थ राइट पे 1 2 तीसरा चौथा, तो ये वैसे सही है बट आंसर गलत है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। प्लीज वहां जल्दी में ये ना हो पूरा बनाओ और 1 मार्क कर दो कि पहला दिखा वो ठीक है। O इज बिटवीन K एंड N, तो ये भी ठीक है बट हमको नॉट करेक्ट बताना है तो गलत है। तो एनी हाउ ये हमारा आंसर होता। एंड आई होप आप इस चीज को समझ पाए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे कैसे फेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उस चीज को कैसे वहां पे करके आते हैं अगर टफ सिचुएशन हो। और यहाँ पे एक लाइन से ही हो गया था, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इजी है बट सवाल है, तो आपका आज का ये होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लगाएं। अगली क्लास में ये शिफ्ट हम मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट शिफ्ट पे मूव करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए आपका टोटल स्कोर कैसा रहता है, कौन सा सवाल ने परेशान किया। जो भी इंटरेक्ट करना चाहते हो बिल्कुल करो, काफी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, आपका प्यार देख के, तो अच्छा लगेगा कि अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कनेक्ट करिएगा। बाय बाय।